नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। मैं हूं दीपक यादव। अगर आप जमीन की रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं या आपको म्यूटेशन की वजह से रजिस्ट्री में दिक्कतें आ रही हैं, तो ये खबर आपके लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा 2019 में बनाए गए 2 नियमों पर फैसला दिया है। नियम ये था कि रजिस्ट्री से पहले ये साबित करना अनिवार्य कर दिया गया था कि जिस जमीन की रजिस्ट्री हो रही है उसका म्यूटेशन बेचने वाले के नाम पर हो, यानी म्यूटेशन के बिना रजिस्ट्री ही नहीं होगी। पटना हाईकोर्ट ने इस नियम को सही बताया था। इसके बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री पर बिहार सरकार के बनाए दोनों नियमों को अवैध और मनमाना करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये नागरिकों की प्रॉपर्टी ट्रांसफर के अधिकार का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के म्यूटेशन आधारित रजिस्ट्री नियमों को अवैध बताते हुए उन्हें रद्द किया और भारत के जमीन रजिस्ट्रेशन सिस्टम में ब्लॉकचेन जैसी आधुनिक तकनीक अपनाने की सिफारिश की। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बारीकियां क्या हैं? प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पर इसका क्या असर पड़ेगा? ब्लॉकचेन तकनीक के इस्तेमाल से कितनी पारदर्शिता बढ़ेगी और दिक्कतें कम होंगी या नहीं? इस पूरे फैसले को समझने की कोशिश करेंगे यूपी रेरा के लीगल एडवाइजर और लॉ फर्म इंटीग्राट के फाउंडर वेंकट राव साहब से। वेंकट सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो इस आदेश की बारीकियां बताइए, और क्या इस आदेश के बाद अब बिना म्यूटेशन के भी रजिस्ट्री करवाना कानूनी है? क्योंकि ग्राहक की सबसे बड़ी चिंता यही रहती है कि क्या वे अब सीधे रजिस्ट्री करा सकते हैं या रजिस्ट्री ऑफिसर फिर से कोई आपत्ति उठा सकता है? देखिए, दो बातें हैं। हमें ये जजमेंट अगर देखेंगे कि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू को सामने लाता है जो इस देश में विचलित है कि जो आपका टाइटल जो है एक प्रेजेंटिव टाइटल है, यानी कि आपके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है आपके टाइटल का। आप जो प्रॉपर्टी ओन करते हो वो एक ट्रांजैक्शन रजिस्ट्रेशन, मतलब यानी कि आप जो सेल डीड अपना रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके आप रजिस्टर कराते हैं, उसके उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे हम अपना कहते हैं टाइटल है, यानी कि एक प्रेजेंटिव टाइटल है। क्योंकि आप देखेंगे 3 कानून अपने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को गवर्न करती हैं। एक तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और एक इंडियन स्टैंप एक्ट, जो कि ये रजिस्ट्रेशंस का जितना स्टैम्प ड्यूटी होना चाहिए वो तय करता है। और एक रजिस्ट्रेशन एक्ट वो ये बताता है कि एक अमाउंट, यानी कि 100 रुपए का ऊपर का अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी पे आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसको आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके रजिस्टर कीजिए। तो बेसिकली जो रजिस्ट्रेशन एक्ट बना है वो इस बात के लिए बना है कि अगर कोई ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपना प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, उसके नियम क्या है, उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में क्या होना चाहिए, क्या क्या राइट्स होने चाहिए, वो तो तय करता है एक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। और कब किस समय वो टाइटल को ट्रांसफर माना जाता है, इतना कहता है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट। और उस डॉक्यूमेंट को जो हम सेल डीड या कन्वेंस डीड कहते हैं, उसको जाके जब हम रजिस्ट्रेशन कराना है, वो रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर होता है, जो कि उस डॉक्यूमेंट को सब रजिस्ट्रार्स के ऑफिस में जाके आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है, जिसका शुल्क यानी कि जो स्टैंप ड्यूटी है उस पर एक ड्यूटी लगाने के लिए इंडियन स्टैंप एक्ट। जो म्यूटेशन की बात करते हैं हम जी, वो म्यूटेशन भी एक रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में आपके नाम पे वो दर्ज हो रहा है, यानी कि वो ट्रांजैक्शन होके ये प्रॉपर्टी आई है, लेकिन वो भी एक प्रेजेंटिव और एविडेंशरी काम आता है, लेकिन कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। इसी बात को, इस पर्टिकुलर बात को एड्रेस करने की कोशिश की गई थी रजिस्ट्रेशन एक्ट में एक अमेंडमेंट लाके कि रजिस्ट्रार जो है म्यूटेशन, बिहार में म्यूटेशन ना हो तो वो एक डीड को, सेल डीड को रजिस्टर ना करें, जो कि एपेक्स कोर्ट ने कहा ये हो नहीं सकता, क्योंकि जो रिकॉर्ड्स हैं वो फाइनल नहीं है। जो जिस एक्ट की बात कर रहे हैं, बिहार म्यूटेशन एक्ट या सर्वे बिल्कुल। एक्ट के बेसिस पे जो होना है, वो भी एक तरीके से हुआ नहीं है, कोई कंक्लूसिव है नहीं। हम्म। आप उस समय अगर इस तरीके की अगर कोई प्रावधान लाते हैं तो वो बेसिकली रजिस्ट्रेशन एक्ट में एक रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट करता है, और वो कॉन्टेम्पलेट नहीं किया गया है रजिस्ट्रेशन एक्ट में, इसलिए इसको स्ट्राइक डाउन किया है। ठीक है। साथ ही में इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात इस जजमेंट में ये कही गई है कि इसका एक वजह जो है, क्योंकि सर्टिफिकेशन ना होने की वजह से आप देखेंगे कि मल्टीपल इश्यूज क्रिएट होती हैं, इंक्लूडिंग जैसे अगर मान लीजिए आप प्रेजेंटिव टाइटल पे बेसिस पे, तो कोई भी आपका ये टाइटल चैलेंज कर सकता है, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन कभी भी चैलेंज हो सकती है। हम्म। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कोशिश करती रही है, और ये कोशिश ये जारी रहे कि किसी भी तरीके से टेक्नोलॉजी को यूज करके मैसिव स्केल में जो प्रॉब्लम है इसको एड्रेस किया जाए।
राव साहब, अगर पहले म्यूटेशन ना होने पर रजिस्ट्री रोकी गई थी तो क्या अब हम उस रजिस्ट्री को फिर से करवाने का अधिकार मांग सकते हैं? क्योंकि कई लोग वर्षों से रजिस्ट्री ना होने के कारण अटके थे। ऐसे में पुराने मामलों पर आदेश का क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या कोई रेट्रोस्पेक्टिव बेनिफिट मिलेगा? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि रजिस्ट्रेशंस तो पहले भी रजिस्ट्रेशन एक्ट में एक रजिस्ट्रार के पास कुछ लिमिटेड पावर्स हैं। अगर आप कोई डीड को इनकम्प्लीट डीड लेके जाते हैं और वो आप रजिस्ट्रेशन कराने के लिए रजिस्ट्रार के सामने प्रोड्यूस करते हैं, तो एक रजिस्ट्रार के पास एक बहुत ही लिमिटेड पावर्स थे, यानी कि या तो वो व्यक्ति जो है वो जो सेलर है, बायर है, वो प्रेजेंट नहीं होते हैं उनके सामने, या ड्यूटी इनएडिक्वेट है, या वो कोई टाइटल की बात तो नहीं कह सकते, लेकिन कोई किस इस तरीके की कोई भी लेकुना हो या कोई भी शॉर्टकमिंग हो, उसी के बेसिस पे रिजेक्शन हुआ जाता था। एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट अगर प्रेजेंट किया जाए बायर और सेलर, तो वो रिफ्यूज कर नहीं सकते थे। म्यूटेशन एक आफ्टर द प्रोसेस थी, यानी कि आप अपना नाम चढ़ाने की कोशिश करते हो, वो एक रेवेन्यू रिकॉर्ड है जिसमें आपका रिकॉर्ड चढ़ जाता है। रिटेशन इस मान के चलिएगा एक तरीके से फर्दर एंडोर्समेंट है आपका रेवेन्यू रिकॉर्ड में चेंज इन ट्रांजैक्शन की, लेकिन वो टाइटल की सर्टिफिकेशन नहीं है, जैसे मैंने कहा। तो आज अगर ये रूल्स टक डाउन होती हैं, तो इससे जो प्रथा जो चल रही है उसी में आगे बढ़ेगी बात। कोई ऐसा रोक रुकाव अगर कहीं हुआ हो, तो अब वो हट जाएगी और उनको अपना रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा, जिसका अगर मान लीजिए म्यूटेशन ना भी हो तो वो करना पड़ेगा रजिस्ट्रार्स को। राव साहब, इस फैसले के बाद म्यूटेशन का भविष्य क्या है? क्या यह सिर्फ रिकॉर्ड एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा या मालिकाना हक का आधार रहेगा? भारत में बड़ी भ्रम की स्थिति रहती है, म्यूटेशन मालिकाना हक है या नहीं, इसको लेकर आम ग्राहक समझना चाहते हैं कि म्यूटेशन क्यों जरूरी है और उसके बिना कानूनी मालिकाना हक कैसे सिद्ध होगा? देखिए, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स जो है वो एक तरीके से आपके एक आप लेजर मान के चलिए किसके नाम से हुआ है और उसके बाद कौन आया है, एक लेजर अकाउंट की तरह समझ लीजिए। अगर अकाउंट्स अगर कोई समझते हैं तो सिंपली कोई कौन था पीछे और उसके नाम से कब ट्रांसफर होके किसके नाम पे आया है, एक ये रिकॉर्ड म्यूटेशन के थ्रू आपके अपडेट होती रहती है। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट अपने यहाँ रिकॉर्ड्स में मेंटेन करता है। तो इससे ये तो साबित होता है कि जो भी आदमी अगर बेचते खरीदते हैं, तो वो रजिस्ट्रेशन होने के बाद वो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करके अपने रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में वो ट्रांजैक्शन को दर्ज किया जाता है। लेकिन ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, मैंने जैसे कहा, क्योंकि इसमें कई तरीके के दिक्कतें हैं। जैसे कोई रजिस्ट्रेशन जो डॉक्यूमेंट हो रही है, उसकी जो रजिस्ट्रार जब करते हैं, वो सिर्फ वो ट्रांजैक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट रजिस्टर कर रहे हैं, वो रजिस्ट्रेशन उस डॉक्यूमेंट की हो रही है। वो कोई टाइटल सर्च में नहीं जा रहे हैं कि पिछले कहीं कहीं कोई इतनी क्यों बात कहें, अगर मान लीजिए कोई फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट प्रेजेंट हो जाता है और कहीं पीछे होता है, आजकल तो काफी कम हो गया क्योंकि टेक्नोलॉजी काफी अडॉप्ट हो गया है, लेकिन कई तरीके के सिचुएशंस आ जाते हैं जहां पे फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट भी रजिस्टर हो गया और वो म्यूटेट भी हो गया, तो वो चैलेंज बन सकता है। तो ये म्यूटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है आपके अपनी टाइटल को पुख्ता करने के लिए, यानी कि वो रजिस्ट्रेशन की सपोर्टिंग एविडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, उतना ही एविडेंशियली वैल्यू रहेगा उसका, लेकिन सर्टिफिकेशन की तरह स्टेट गारंटीड नहीं मानी जा सकती अभी भी। राव साहब, ब्लॉकचेन आधारित भूमि रजिस्ट्रेशन लागू होने पर वर्तमान मालिक, खरीदार और बिचौलियों के लिए सबसे बड़े कानूनी बदलाव क्या होंगे? इससे भविष्य में विवाद कैसे कम होंगे? पारदर्शिता कैसे बढ़ेगी? किन कागजातों की, दस्तावेजों की महत्व बढ़ेगा या कम हो जाएगा? बिचौलिए और पटवारी सिस्टम जहां पर है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ एक पैन इंडिया सर्वे, अगर ये लैंड टाइटलिंग एक्ट एक इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि लैंड जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है। सेंटर ने कोशिश करी थी कि एक लैंड टाइटलिंग एक्ट इंट्रोड्यूस किया जाए, जिसमें एक प्रोसेस किया जाए, मैसिव सर्वे किया जाए। क्योंकि देखिए, अपना लैंड रिकॉर्ड्स जो है कई सालों से, कई इनफैक्ट मुगल टाइम से अगर नॉर्थ में जाएंगे तो उस टाइम से आपके रिकॉर्ड्स चल रही हैं। और जो कई कई जगह, यहाँ तक इनफैक्ट इस जजमेंट में भी कहा गया है कि कहीं कहीं पे जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में जिस नाम पे दर्ज है, उनके कई मतलब बच्चे हो गए, वो उनके नाम नहीं चढ़े, या उनके सब्सिक्वेंट कुछ डेथ भी हो गई है, वो भी अपडेट नहीं हुआ। इस तरीके के रिकॉर्ड्स अपने काफी स्कैटर्ड हैं। तो अगर
ये एक मैसिव जिस तरीके से लैंड टाइटलिंग एक्ट के लाने की कोशिश की गई या रिकमेंडेशंस की गई थी, इनफैक्ट आंध्र प्रदेश और कुछ राज्यों में कोशिश की गई थी। इनफैक्ट आंध्र प्रदेश में काफ़ी मेजर पॉलिटिकल इशू रहा है पिछले इलेक्शंस में, क्योंकि जब ये इंट्रोड्यूस किया गया था ये कुछ विवाद थे कि काफ़ी लोग पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस हो जाएंगे और लैंड टाइटल हम लोगों का पुख्ता नहीं हो पाएगा, इस तरीके से एप्रीहेंशंस थे। बट हाँ, अगर टेक्नोलॉजी के साथ अगर ये मैसिव सर्वे होके अगर एक प्रोसेस जो डिफाइन किया जा रहा है लैंड टाइटलिंग एक्ट में विद ऑल कंसेंसस बाय स्टेट्स अगर इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो मेरे ख्याल से इस देश की, जैसे इसी जजमेंट में देखेंगे, कहते हैं 66% ऑफ और सिविल मैटर्स आर एक्चुअली लैंड डिस्प्यूट्स। सो आप देखिए कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में आ जाता है। और टेक्नोलॉजी देखिए, ये सब एक्ट्स ऑलमोस्ट 100 साल पुराने हैं और अपने लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स कहीं कई सालों से ऐसे ही है। तो एक पॉलिटिकल विल और सिंसियरिटी चाहिए इसको इम्प्लीमेंट करने में। जी। हाँ, एक ड्रॉप ऑफ द हैट नहीं है, लेकिन ये इम्प्लीमेंट करना बहुत आवश्यक होता जा रहा है। राव साहब, क्या यह आदेश कॉन्क्लूसिव टाइटल सिस्टम की दिशा में पहला कदम है? और अगर ऐसा हुआ तो संपत्ति विवादों पर इसका वास्तविक प्रभाव क्या पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार स्पष्ट रूप से स्टेट गारंटी टाइटल और ब्लॉकचेन टाइटलिंग का सुझाव दिया है। क्या जमीन विवाद 66% से कम होंगे? क्या भविष्य में सरकार जमीन के असली मालिकाना हक की गारंटी देगी? और क्या इससे लैंड फ्रॉड और बेनामी ट्रांजैक्शन खत्म होंगे? डेफिनेटली देखिए, अगर मुझे याद पड़ता है, एक मॉडल लैंड टाइटलिंग एक्ट जो है वो 2019 में ड्राफ्ट सर्कुलेट हुआ था अपने इस मोदी गवर्नमेंट से। एंड वो एक बहुत ही एक मैं कहूँगा प्रोग्रेसिव कदम था, ताकि स्टेट गारंटीड लैंड टाइटल की ओर हम प्रोसीड करें। मैंने जैसे कहा, कुछ स्टेट्स इसको कोशिश कर रहे हैं इम्प्लीमेंट करने की, और इनफैक्ट राजस्थान में अर्बन एरियाज की कुछ टाइटल टाइटल सर्टिफिकेशन की कुछ बात चली हुई है, और वो एक्ट इम्प्लीमेंट भी होने की हो रहा है वहाँ पे। बट अगर आप देखेंगे कि ये ओवरऑल पैन इंडिया, खास करके जो मैसिव लैंड डिस्प्यूट्स जहाँ पे अक्सर आप देखते हैं, और वहाँ ये टेक्नोलॉजी के जरिए अगर आता है, तो हाँ, एपेक्स कोर्ट का ये जो रूलिंग कहेंगे आप, वो उस दिशा में, एक प्रोग्रेसिव दिशा में जाने की बात करी जा रही है। और ये हाई टाइम है मेरे ख्याल से। अगर आप देखेंगे इवन ये जो बिहार में भी कदम कोशिश ये की जा रही थी कि ताकि एटलीस्ट एक टाइटल सर्टिफिकेशन की तरफ प्रोसीड करे, तो एक ऑर्गेनाइज तरीके से अगर ये मैसिवली इंप्लीमेंट हो जाए स्टेट वाइज, मेरे ख्याल से मेजर, इनफैक्ट मैं कहूँगा एक बहुत मेजर इम्पैक्ट आएगा। इवन एफडीआई के तौर से भी मैं कह सकता हूँ कि सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट्स होल्ड बैक हो जाती है इस कंट्री में बिकॉज ऑफ लैंड टाइटलिंग इश्यूज की वजह से। और मेरे ख्याल से ये बहुत इकोनॉमी के लिए बहुत एक पॉजिटिव कदम रहेगा। राव साहब, एक और सवाल कि जो लोग प्रॉपर्टी खरीद चुके हैं या खरीदने जा रहे हैं, जिनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उनको क्या राय होगी आपकी? देखिए, म्यूटेशन इज अ प्रोसेस आफ्टर रजिस्ट्रेशन, लेट अस बी क्लियर अबाउट इट। बिकॉज म्यूटेशन आपकी एक फर्दर है जो आप सेल डीड करने के बाद अपने नाम पे, प्रीवियस ओनर से अपने नाम पे चढ़ाते हैं। उनमें कोई, देखिए, ये स्टेट वाइज है। इवन बिहार, ये बिहार तक ही सीमित है जो भी ये इश्यूज रही हैं। और जहां तक मैंने कहा कि जो रिजेक्शंस हुई होंगी बिहार में, वो अब प्रोसीड कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन की ओर विदाउट दिस म्यूटेशन रिकॉर्ड, सो ऑन सो फोर्थ। बट कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं है, जो चल रहा है वैसे ही चलेगा। बट इसको मैसिवली चेंज करने की बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने। काफी स्टेट्स में लैंड रिकॉर्ड्स ऑलमोस्ट कंप्यूटराइज्ड हो जा रही हैं, काफी रिकॉर्ड्स में। यानी कि एक रिकॉर्ड आप एटलीस्ट वो ऑनलाइन अवेलेबिलिटी की ओर तो हम बढ़ ही रहे हैं, उसकी एक सर्वे होके फाइनलिटी आके सर्टिफिकेशन की ओर प्रोसीड करने की बात हम कर रहे हैं। वो एक, यानी कि सर्टेनिटी है कि कोई उसको चैलेंज नहीं कर सकता। एक बार एक कट ऑफ लाइन ड्रॉ हो जाता है, तो उसके बाद आप जो भी करेंगे, क्योंकि फर्दर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड टाइटल के थ्रू हो जाएंगी, तो कोई चैलेंज नहीं करेगा। बिल्कुल, यानी कम से कम बिहार में लोगों को जो दुविधा हो रही थी कि म्यूटेशन के बगैर रजिस्ट्रेशन फंस रहे थे, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टता दे दी है। और लैंड रिकॉर्ड में ब्लॉकचेन तकनीक के इस्तेमाल को लेकर जो कहा है, उससे ऐतिहासिक बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि इससे लैंड रिकॉर्ड इम्यूटेबल होगा, यानी बदला नहीं जा सकेगा, पारदर्शी, फ्रॉड प्रूफ, ट्रेस करना आसान हो जाएगा। तो बहुत शुक्रिया करेंगे राव सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर ये अपनी राय देने के लिए। और यहां रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे जेपी ग्रुप की फ्रॉड से लेकर गिरफ्तारी तक की पूरी कहानी।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। बीते दिनों जेपी इंफ्राटेक के मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज गौड़ को ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। घर खरीदारों से फ्लैट के नाम पर लिए गए करीब 14,500 करोड़ रुपए की हेराफेरी का मामला है। करीब 20 साल से चले आ रहे इस फ्रॉड की पूरी कहानी क्या है, कैसे इस फ्रॉड की टाइमलाइन बढ़ती है, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। ये कहानी शुरू होती है साल 2007 के आसपास, जब निजी डेवलपर्स का बोलबाला बढ़ा। जेपी इंफ्राटेक, जिसे हैवी वेट रियल एस्टेट डेवलपर्स के तौर पर जाना जाता था, जेपी ग्रुप ने एनसीआर में नोएडा वाले हिस्से में नोएडा एक्सप्रेसवे पर विश टाउन समेत जेपी ग्रीन्स और कई प्रोजेक्ट बनाने शुरू किए। समूचे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को नोएडा में तब और ज्यादा रफ्तार मिली जब 2010 में यूपी सरकार ने 10% प्रीमियम वाली स्कीम लॉन्च की थी। उस समय नोएडा अथॉरिटी ने एक बहुत ही रिलैक्स्ड पॉलिसी लागू की। डेवलपर को सिर्फ 10% अमाउंट रजिस्ट्रेशन पर देना था, 20% अमाउंट अलॉटमेंट पर और कुल 30% ही पेमेंट देना था। बाकी 70% को 12% इंटरेस्ट के साथ इंस्टॉलमेंट्स पर दे सकते थे। 24 मंथ्स का मॉनिटोरियम भी था। यह पॉलिसी रिसेशन के दौरान लाई गई थी, लेकिन डेवलपर्स ने इसका सिस्टमेटिक मिसयूज किया। ये जो साइकिल था, इसमें प्री लॉन्च और प्री लॉन्च से बायर का पैसा आया और फिर नए प्लॉट्स एक्वायर की और फिर से प्री लॉन्च किया। इससे हजारों होम बायर्स को ट्रैप कर दिया। इसी वजह से नोएडा अथॉरिटी को 2022 में अपनी पॉलिसी कंप्लीटली रिवर्स करनी पड़ी। अब 100% अपफ्रंट पेमेंट लागू है। जो लूपहोल्स 2009-2011 में बने, उनकी वजह से आज भी अनगिनत प्रोजेक्ट्स डिलेड हैं। इस स्कीम के तहत डेवलपर्स को जमीन की कुल कीमत के 10% हिस्से में जमीन अलॉट हो जाती थी। नतीजा ये हुआ कि डेवलपर्स ने अपनी क्षमता से कहीं अधिक प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए। घरों की बुकिंग से आई रकम को डेवलपर्स ने प्रोजेक्ट पूरे करने के बजाय अनाप शनाप खर्चे शुरू कर दिए। नतीजा ये हुआ कि कंपनियों के पास ना तो प्रोजेक्ट के लिए रकम बची और ना ही जमीन की शेष रकम चुकाने के लिए। 2017 में आईडीबीआई ने जेपी इंफ्राटेक पर 526 करोड़ के डिफॉल्ट को लेकर एनसीएलटी में मामला दाखिल किया। इसी साल अगस्त 2017 में जेपी इंफ्राटेक के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू हो गई और करीब 21,000 घर खरीदारों की गाढ़ी कमाई कानूनी पचड़े में अटक गई। आईबीसी कानून में पहले होम बायर्स को फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का दर्जा नहीं था। हालांकि 2018 में सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद हुए संशोधन के बाद घर खरीदारों को भी फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का दर्जा हासिल हो गया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। इसके बाद नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिनों में सीआईआरपी को पूरा करने का आदेश जारी किया। हालांकि समय सीमा में कोई पुख्ता समाधान नहीं निकला। फिर मई 2024 में सुरक्षा रियल्टी ने सुप्रीम कोर्ट में समाधान योजना पेश की। नए प्लान पर सीओसी यानी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने सुरक्षा के प्लान पर अपनी सहमति दी। सहमति के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलटी को 60 दिनों में प्रक्रिया पूरी करने को कहा। देरी हुई, लेकिन मार्च 2023 में एनसीएलटी ने सुरक्षा का प्लान मंजूर किया। मामला अपीलेट ट्रिब्यूनल में पहुंचा। एनसीएलटी में सुनवाई हुई और सुरक्षा के प्लान पर एनसीएलटी ने भी अपना फैसला दिया और जून 2024 में सुरक्षा ने जेपी इंफ्राटेक पर अपना नियंत्रण हासिल किया। इस दौरान घर खरीदारों का विरोध जारी रहा, क्योंकि घर खरीदार अपनी लोन की किश्तें भर रहे थे, लेकिन उनके घर का कहीं अता पता नहीं था। दूसरी ओर जेपी इंफ्राटेक में प्रमोटर्स की शय पर फंड की हेराफेरी जारी रही। जेआईएल के फंड्स को दूसरी कंपनियों में ट्रांसफर किया जाता रहा। घर खरीदारों के भारी विरोध के बाद इसी साल मई में ईडी और सीबीआई ने दर्ज मामलों के आधार पर दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और मुंबई के 15 ठिकानों पर छापेमारी की और जेपी इंफ्राटेक के एमडी मनोज गौड़ को गिरफ्तार किया। तकरीबन 14,599 करोड़ रुपया उन्होंने होम बायर से लिया था, जिसको उन्होंने अलग अलग कंपनियों में डाइवर्ट कर दिया। जो कंपनियां थी जिसमें डाइवर्ट किया गया वो है जेपी हेल्थ केयर लिमिटेड, जेपी स्पोर्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड और जेपी सेवा संस्थान। ये 3 ऐसी कंपनियां हैं जो ट्रस्ट हैं जिनमें ये पैसा डाइवर्ट किया गया। जो इन्वेस्टिगेशन में अभी तक निकल कर आया कि जब ये पैसा डाइवर्ट किया गया था तब जेपी सेवा संस्थान
के जो चेयरमैन थे वो मनोज गौड़ खुद थे। और ये जो पैसा है ये पर्सनल यूज़ के लिए भी साइफन ऑफ किया गया। लेकिन बड़ा सवाल जस का तस है कि क्या ये काफी है? जेपी इंफ्राटेक के अलावा तमाम प्रोजेक्ट में हजारों घर खरीदार एनसीआर में अपने अटके घरों में फंसी रकम को सोच सोच कर आंसू बहाते हैं। कुछ बिल्डर जेल में हैं, कुछ पर तलवार लटकी है, लेकिन रफ्तार बहुत स्लो है। जरूरत है रियल एस्टेट के लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट की, ताकि घर खरीदारों को न्याय समय पर मिल सके, क्योंकि कहा जाता है कि देर से मिला न्याय न्याय नहीं होता। तो आज प्रॉपर्टी प्लस में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जी बिजनेस पर। नमस्कार।